रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 1 में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन कुछ इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप रेडॉक्स रिएक्शन को कभी नहीं भूलोगे। वैसे तो आपने न जाने कितनी बार रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा होगा, नीट जेईई एग्जाम के क्वेश्चन किए होंगे, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने पूरा रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर देखा तो आपके जीवन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको इस चैप्टर में वो महारत हासिल होगी कि कभी भी इसके सवाल गलत नहीं करोगे। और इतने प्यार से समझाऊंगा, इतने दुलार से समझाऊंगा कि आज की क्लास देखने के बाद आप रेडॉक्स रिएक्शन के मास्टर बन जाओगे। तो देखो यार, हमेशा की तरह जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या वो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो भाई ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, ये चीज इग्नोर मत करना। आई सर इग्नोर तो बहुत कुछ करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है ना, वो यार सीधा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन पे जंप कर जाते हैं। जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी आप अच्छे सवाल कभी हिला नहीं पाओगे। जब भी बात आएगी नीट और जेईई के अच्छे क्वेश्चंस करने की, बट आसान क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे, पर अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप अच्छे क्वेश्चन को देखना चुटकियों में उड़ा दोगे। तो पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, फिर समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। और भाई साहब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कई किताबों में इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है और इसके ऊपर नीट और जेईई में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। ढेर सारा पीवाईक्यू करेंगे ताकि आपको इन सारे टॉपिक्स में काफी कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो चलो भाई एक बार अपनी एनर्जी की पीक मोटिवेशन को लेकर के शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास का। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, पहले के टाइम पे, मतलब आज के कुछ सालों पहले, लोगों का ऐसा मानना था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अभी भी अगर तुम क्लास 9th के बच्चे से, क्लास 10th के बच्चे से पूछोगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है बे, तो कहेगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। लेकिन जब आप क्लास 11th में आते हो, जब आप नीट जेईई की प्रिपरेशन करते हो, क्लास 12th में आते हो या अपनी हायर स्टडीज करते हो, तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करना चाहिए। हैं, पहले के टाइम पे लोग यही कहते थे कि ऑक्सीडेशन का साफ मतलब होता है, क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। जैसे कि मान लो कार्बन है, अब कार्बन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो लोग कहते थे भैया कार्बन का ना ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन में क्या जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो पहले के टाइम पे जो हमारी हिस्टोरिकल डेफिनेशन थी, इसको हम लोग ओल्ड स्कूल डेफिनेशन बोलते हैं, तो उसमें कहा जाता था कि भैया ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, समय बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है, जिस प्रकार तुम बदल चुके हो। बेटा तुम भी तो पहले जैसे नहीं हो ना, तुम भी तो चेंज हो गए हो। कितने प्यारे लगते थे बचपन में, और अब देखो कितने मासूम हुआ करते थे। शीशे कभी अपनी पुरानी फोटो को उठाना और अपने नए फोटो को उठाना, देखना तुम कितना बदल गए हो, सोच में, थिंकिंग में, बिहेवियर में, सब में, है ना। तो पहले के टाइम पे लोगों का मानना था कि सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। पर भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर अभी के डेफिनेशन की बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। ऑक्सीडेशन को आज के टाइम पे बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं भाई? अपने मन में बोलो, अपने मन में बोलो। ऑक्सीडेशन का मतलब आज के टाइम पे क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की? मॉडर्न डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम्स हैं, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, कब? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो होता है ऑक्सीडेशन। अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? इस डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? उसके ऊपर मैं आऊंगा, पर अभी आपको मॉडर्न डेफिनेशन समझना है कि जैसे कोई एटम, मान लो सोडियम है, अगर सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो भाई सब तुम्हें पता है जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही भाई लिथियम है, मान लो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो भैया इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान से समझ रहे हो, अगर ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, देखो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? सोडियम प्लस। तो हम बोल देंगे कि भैया ये जो सोडियम है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है।
तो भाई साहब जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जहां पे ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है बट फिर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आप ये थिंकिंग लेकर के चलोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो भाई साहब मामला गलत हो जाएगा। मुद्दे की बात समझो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मान लो भाई साहब लिथियम है और लिथियम भाई साहब ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इनके ऊपर एक पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इन्होंने। तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, लूज कर दिया। लूज करने का मतलब लिथियम का क्या हो गया, लिथियम का हो गया भैया ऑक्सीडेशन। का हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसे मान लो कैल्शियम आया, कैल्शियम ने कहा ओए तुम एक दे रहे हो मैं दो दूंगा। मान लो कैल्शियम ने, मान लो सपोज कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब भाई साहब इसने भी तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अब ये इलेक्ट्रॉन का लूज अपने आप नहीं करेगा, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो ऐसा होता है, ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो हम कहते हैं इनका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब भी कभी ऑक्सीडेशन होगा तो उसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके दिमाग में ये बात बहुत जोरों शोरों से जानी चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई साहब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब, ये चीज जब मैं बताना चाहता हूं, है ना, तो ये चीज समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए। कौन सा लेवल, पेशेंस। अच्छा मैंने देखा है ना, मैं तुम्हें एक हकीकत बात बता रहा हूं, लड़कों का पेशेंस बहुत कम होता है, लड़कियों का पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। हकीकत की बात बता रहा हूं भाई, बुरा मत मानना, सच्चाई है। लड़के अपना पेशेंस लूज कर देते हैं बट गर्ल्स नेवर लूज देयर पेशेंस। पेशेंस उनका बहुत हाई होता है भाई। चलो आओ देखते हैं भाई की पॉइंट अबाउट ऑक्सीडेशन। तो देख मेरे भाई, जैसे मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम प्लस बन गया है, तो हम कह देते हैं बैगन, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसकी क्या हो गई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो कैल्शियम 2+ हो गया, हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो भाई साहब देखो, पहले इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज था नहीं, 0 पॉजिटिव चार्ज था, 0 पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जब इसने ऑक्सीडेशन किया, मतलब जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए ना, देखो +1, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, इंक्रीज हो गया पॉजिटिव चार्ज में, हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। देखो पहले कैल्शियम था, इसके ऊपर 0 पॉजिटिव चार्ज था, है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन हो गया तो इसके ऊपर 2+ आ गया। तो मतलब जब ऑक्सीडेशन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अच्छा सर ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सच बात बताऊं, जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं, हालांकि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कभी कभी इनके मन में भी वो भावनाएं आती हैं कि क्यों ना हम भी इलेक्ट्रॉन को लूज करें। वैसे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, पर कई बार केमिकल रिएक्शन में, जैसे मान लो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले रखा था, तभी इसके ऊपर माइनस चार्ज आया। अब ये सोच रहा है कि भाई साहब मैं भी इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा। तो पहले तो क्लोरीन ऐसे था, अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया था तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया था, यानी क्लोरीन माइनस हो गया था। अब ये कह रहा है मैं भी इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा, तो भाई जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वापस से क्लोरीन बन जाएगा। एक लिया था तो उसके ऊपर नेगेटिव आया था और एक दे दिया तो न्यूट्रल हो गया, है ना। तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, अब इसने कहा भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन लिया था ना उसको लूज कर देते हैं। मतलब क्लोरीन माइनस ने जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज देखो, किसी एलिमेंट पे जब ऑक्सीडेशन होता है, किसी भी एटम का जब ऑक्सीडेशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज घटता है। क्या होता है, घटता है। अब जैसे मान लो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज है, हालांकि जिस पे माइनस होगा उसी का घटेगा। अब ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ब्रोमीन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो भाई साहब हुआ क्या, देखो ऑक्सीडेशन जब होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज घटता है। बस अपने दिमाग में एक बार यार याद रख लेना, है ना। ये कुछ बातें एनसीईआरटी की बताना जरूरी समझता हूं मैं, है ना, लोग छोड़ देते हैं इसको, पर ये बात जानना है कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज घटता है। कब बढ़ता है कब घटता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें इतना समझना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। 3 डेफिनेशन, 3 थिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन। जब भी मैं कहता हूं की पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेशन तो मैं कहता हूं 3 थिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन। मैं हर साल बच्चों को जब ये पढ़ाता हूं तो मैं जरूर बताता हूं कि भैया सुनो, आप अगर ऑक्सीडेशन पढ़ ले हो तो आपको 3 चीज तो पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए मास्टर साहब, पहली चीज ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और याद करो यार,
तुम अपने बचपन के दिनों को याद करो, बचपन के दिनों को याद करो, तो हम लोग कहते थे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। याद करो, कहते थे ना, कहते थे ना। तो अब यार पक्की बात है, तुम 3 चीज याद रखो। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, पर ये जो डेफिनेशन है भाई, ये हमारी हिस्टोरिकल डेफिनेशन है, मतलब आज के टाइम पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये पुरानी बातें हैं ना, कहते हैं ना समय के साथ साथ अपडेट हो जाओ, तो ये पुरानी बातें हैं। तो जब भी कहता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अच्छा, जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो कुछ ना कुछ तो रिमूव होगा ना, तो ऑक्सीडेशन में ही होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो अगर कहीं हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोल देंगे, क्योंकि एक चीज ऐड होगी तो दूसरी निकलेगी। भाई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। ये हम बचपन में पढ़ते थे, तो ये भी बात याद रखनी है। और तीसरी चीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जिस इंसान को 3 डेफिनेशन याद है वो कभी भी इस चैप्टर में कोई गलतियां नहीं करेगा। ये दोनों तो हिस्टोरिकल डेफिनेशन है, लेकिन ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली है ना, ये भाई साहब मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है। तो भाई साहब आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सी मॉडर्न है और कौन सी पुरानी है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। जैसे आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं उसको क्या बोलता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बोलते थे। तो जब कभी भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता था तो उसको कहा जाता था कि भैया ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर हम ओल्ड डेफिनेशन बात करें रिडक्शन की, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पहले के टाइम पे यही तो बोलते थे। तो पहले के टाइम पे रिडक्शन को बोला जाता था लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कि भैया अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड है, अब ये जब H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो जानते हो पहले तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जब रिएक्शन होगी तो कॉपर अकेला हो जाएगा और H2O बन जाएगा। अब ये कैसे रिएक्शन हुई आप आगे सीखोगे। फिलहाल तुम देखो, इस कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। और तुम एक बात देखो, हाइड्रोजन पहले अकेला था, लेकिन अब इसने क्या कर लिया, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो तुम देखो, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन इसका हो गया। इसका रिडक्शन क्यों हुआ कॉपर का, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो अगर पुराने डेफिनेशन की बात करें तो पुराने टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर कभी ऑक्सीजन लूज हो रहा है भैया, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो वो रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। और कहीं ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है भाई साहब। अब एक हाइड्रोजन बेस्ड डेफिनेशन भी देख लो, है ना। हम लोग क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकल रहा है, लॉस हो रहा है, तो पक्की बात है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 डेफिनेशन आपको याद रखना है, एक लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं और गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना यार, देखो ये सब ऐसी चीजें हैं ना जिन पे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। अब देखो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई साहब ऑक्सीडेशन की मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन की क्या होगी, इसका जस्ट उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई एटम, कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हम कह देंगे इसका रिडक्शन हो गया। जैसे मान लो क्लोरीन है, अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को लेने का मतलब लेता है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अब ऐसे मान लो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या बन जाएगा, Br- बन जाएगा। तो इसका क्या हो गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, है ना।
ऐसे ही ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, Br- बन गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब मान लो ऑक्सीजन आए और कहे हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब, अब ये सब कब होता है, जब केमिकल रिएक्शन के टाइम पे होता है, अभी इसको हम सीखेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम, कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो हम कह देते हैं भैया क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। बोलो क्लियर है बात, जय माता दी। अच्छा सुनो यार, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत जरूरी चीज है। पानी पी लेता हूं फिर तुम्हें समझाता हूं। पानी पीता हूं फिर तुम्हें समझाता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई, देखो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है। क्या बोला मास्टर, देखो भाई रेडॉक्स वर्ड जो है, रेडॉक्स वर्ड अगर आप समझो तो रेडॉक्स वर्ड 2 शब्द से मिलकर के, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक रेड और एक ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल कहते हैं ना तुम बैल बुद्धि के हो है ना, ऐसा होता था। तो देखो भाई रेडॉक्स में 2 चीजें हैं, एक रेड और एक ऑक्स। रेड का मतलब होता है भाई साहब रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब बैल नहीं बे, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब क्या होता है भाई साहब, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही होती है उसको बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही होती है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और हमारे चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन होगी इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। तो पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भाई साहब, लिखो सब लोग। रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन होती है इन विच, जिसमें क्या होता है भाई साहब, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है और जो रिडक्शन होता है दोनों होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, और एक वर्ड है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है वो एक साथ होता है, तब उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो साइमल्टेनियसली स्पेलिंग देख लेना, साइमल्टेनियसली मतलब जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मास्टर एक एग्जांपल दो, हमको जब तक एग्जाम्पल नहीं दोगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा भैया सुनो, सोडियम है मान लो, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaCl। पर भाई साहब तुम्हें पता है ना क्लोरीन इज अ गैस, तो क्लोरीन कभी अकेली तो मिलेगी नहीं, क्लोरीन मिलेगी Cl2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलेगी, Cl2 के फॉर्म में। पर अगर हमें NaCl बनाना है तो हमें एक ही क्लोरीन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कंडीशन है भैया क्लोरीन तो Cl2 के फॉर्म में मिलेगी, तो हम कहते हैं हमें एक क्लोरीन चाहिए ना, तो आगे हाफ लिख लो। अब ये एक क्लोरीन हो गया, तो जब NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। और तुम्हें पता है जब NaCl बनता है तो Na पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज रहता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो तुम देखो भाई पहले सोडियम न्यूट्रल था, अबे भाई NaCl में Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव होता है, इतनी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, हाँ इतनी केमिस्ट्री आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। और नहीं पता है तो याद कर लो यार। तो पहले सोडियम अकेला था, न्यूट्रल था, लेकिन जब ये रिएक्शन हो गई तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई साहब पॉजिटिव चार्ज किसी पे कब आता है, मेरा तुमसे सवाल है कि बताओ किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है। कहोगे सर जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, बस। और भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन। तो पक्की बात है ना सर कि Na ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तब Na पे पॉजिटिव चार्ज आया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं मास्टर साहब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो मतलब इसमें सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और सुनो मेरी बात, क्लोरीन है भाई साहब, क्लोरीन पे भी कोई चार्ज वार्ज नहीं है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो किसी पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। और सुन मेरे भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी बड़ा है रिडक्शन। क्या होता है भाई, रिडक्शन।
अब तुम एक चीज देख रहे हो, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। और तुम्हें मैं एक मुद्दे की बात बताऊं, नोट डाल करके इस बात को अपने दिमाग में सेव कर लेना मेरे भैया। क्या सेव कर लेना? सेव तो तुम बहुत कुछ किए। सेव ये कर लेना कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, अगर किसी का रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा। मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होंगे। अगर रिडक्शन हुआ है तो पक्का ऑक्सीडेशन होगा। हाँ भाईजान, जैसे तुम कहते हो ना साथ निभाना साथियां, साथ निभाना साथियां मतलब बता रहा हूं बेटा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली। जी मास्टर साहब। अब मैं तुम्हें एक मुद्दे की बात बताता हूँ। मुद्दे की बात ये, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात बहुत बताने लगा हूँ आजकल। देखो भाई, तुम्हें मैं जीवन की एक हकीकत बताता हूँ। ये साइमल्टेनियसली वर्ड जब आता है तो इससे तुम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाया करो। क्या हो जाया करो? अलर्ट हो जाया करो। तुम्हें तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे भाई जो तुमसे कहेंगे कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। पर तुम अलर्ट रहना। जो ज्यादा मक्खन लगाता है, जो तुमसे बार बार बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, है मैं ये है मैं वो है, बेटा वो पक्का झूठ बोल रहा है, पक्की बात। इस दुनिया में तुम किसी पे भरोसा मत करना एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। जो हमारे माँ बाप होते हैं उनका जो प्रेम होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता बेटा। बाकी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो तुमसे किसी ना किसी मतलब की वजह से जुड़े हैं। मैं तुम्हें बहुत बड़ा सत्य बता रहा हूं लाइफ का। जिस दिन उनका मतलब पूरा नहीं होगा तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। जिस दिन उन्हें तुमसे बेटर ऑप्शन मिलेगा तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। और फिर तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें समझ में आएगी दुनिया की हकीकत, तुम्हें समझ में आएगा दुनिया का सबसे बड़ा सच। तो मैं तुम्हें आज ये बताना चाहता हूं कि कभी किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट पे हमेशा मेरी एक बात याद रखना, अपने जीवन के हर पड़ाव में हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि अपना पैसा, अपना समय और रिस्पेक्ट उसे इंसान को देना जो डिजर्व करता। और बहुत सोच समझ के ये सारी चीजें किसी इंसान को देना। अगर आप किसी व्यक्ति को टाइम दे रहे हो, मनी स्पेंड कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना, वो कोई भी पर्सन। टाइम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए बेटा समय। किसी भी व्यक्ति को अगर आप समय दे रहे हो तो बहुत ध्यान से सोच समझ के उस व्यक्ति को समय देना बेटा, कोई भरोसा नहीं। तुम हमेशा सोचते हो कि हमारे जीवन में कोई ऐसा हो जो लॉयल हो, बट तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे मदर जो है वो कितनी लॉयल है तुमको लेकर के। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मदर है, जिन्होंने 9 महीने तुम्हें पेट में पाला है, तुम्हें जन्म दिया है, वो कितनी लॉयल है तुम्हारे लिए हैं। उनका जो प्रेम है तुम्हारे लिए वो निस्वार्थ है बेटा। वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती हैं तुम्हें वो प्यार देने के लिए, तुम्हें वो सम्मान देने के लिए। वो हमेशा चाहेंगी कि उनका लड़का आगे बढ़े हैं, और तुम उन्हें भूल जाते हो। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मदर फादर को सोचते हैं भैया ये हमारे भगवान है। पर बेटा जब इज्जत देने की बात आती है, जब उन्हें टाइम देने की बात आती है तो हम टाइम नहीं देते हैं। आप ऐसे कितने लोग हैं जो आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे रोज अपने मदर से बात करते हैं? नहीं होंगे। क्यों? आप भूल जाते हो। आपको लगता है नहीं भैया पहले जो बाहर है उसको संभालो, अंदर वाला घर में रहे तो वो तो संभला है। पर किसने वक्त देखा है भाई? किसने वक्त देखा है? तुम बताओ बेटा। जो तुम्हारे चेहरे की वो स्माइल देख करके समझ जाती तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, जो तुम्हारे फेस की वो डलनेस देख के समझ जाती कि तुम परेशान हो, तुम इस व्यक्ति से अपना डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। और उस इंसान के लिए जिसका कोई भरोसा नहीं कि कल को तुम्हारी लाइफ में वो साथ रहेगा या नहीं। तो ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर मदर, हमेशा मदर एंड फादर से कनेक्टेड रहो। बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, तुम्हें लाइफ की हकीकत। चलो भाई साहब, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। अब देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई साहब। देखो कई किताबों में इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। अब देख मेरे भाई, मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ। देखो पहले इसको पढ़ लो और पढ़ के फिर भूल जाओ। सही बात बता रहा हूँ, पढ़ के भूल जाना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द हाइपोथेटिकल चार्ज,
बेटा हाइपोथेटिकल चार्ज मतलब ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, मन में सोचेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम पे वो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, मतलब प्रैक्टिकली वो चार्ज होता नहीं है। हाँ, उसको हम दिमाग में मानते हैं कि इस पे कितना चार्ज होगा अगर ये आयनिक होगा तो, मतलब हाइपोथेटिकल चार्ज जो होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, है ना। अगर सारे बॉन्ड्स कंप्लीटली आयनिक होते तो इस पे कितना चार्ज होता, ये इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये सब बातें ना तुम भूल जाओ मेरे भाई, अभी तुम्हें मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूं। देख भाई, इसके ऊपर सीधा सवाल आता है। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे बताओ Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीज आप तब बता पाओगे, या मैं तुमसे पूछूं कि MgCl2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Cr2O5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो अगर आप ये सब चीज करना चाहते हो मेरे भाई, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना पड़ेगा। अब देखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं इसको देखो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पहले तो देखो, पहले से कुछ रूल्स हैं उसको पढ़ लो। और ये चीज हर बच्चे को अपने दिमाग में सेव करनी, जो रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं इसको कहीं कॉपी में लिख लो। कुछ 7-8 रूल है और इसको एक बार तुमने पढ़ लिया तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर के तुम मास्टर बन जाओगे। कैसे बताता हूं तुम्हें, याद रखना। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो तुम सीधा बोल देना 0। अब क्यों 0 होगा मैं तुम्हें बताता हूं अभी। कोई तुमसे कहे O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तुम बोल देना 0। तुमसे कोई कहे N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तुम कह देना 0। क्यों सर, क्यों? याद रखना, जब भी कोई एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री स्टेट, मतलब वो खुद से बॉन्डिंग किए रहता है, खुद से ही बॉन्ड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर के H2 बना दिया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के O2 बना दिया, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ मिलकर N2 बना दिया। तो उस टाइम पे उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, 0। जैसे हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाया। अब मैं तुमसे पूछूं इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, तो हम कह देंगे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। ऐसे ही मैं तुमसे कहूं कि भाई साहब ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो भाई साहब तुम बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो तुम लोग सीधा बोल देना इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। तो जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेट में होता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बेटा क्या होता है, वो 0 होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इस बात को भाई साहब अपने दिमाग में आपको सेव करके रखना है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट समझते हो ना, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सारों की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। लेकिन कब, जब ये कंबाइंड स्टेट में होंगे। कंबाइंड स्टेट मतलब जैसे मैं तुमसे कहूं लिथियम क्लोराइड है, अब इस केस में तुम मुझे लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो तुम कहना कि लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। ऐसे में तुमसे कहूंगा NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। मतलब ये कहीं भी तुम्हें कंबाइंड स्टेट में दिख जाए, तुम समझ जाना कि इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी बेटा, +1 होगी। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, और कुछ और रूल्स हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं उनके कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। याद रखना, एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो मतलब खुद से बॉन्डिंग किया हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे कंबाइंड स्टेट में तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। लेकिन अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट हो, ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, मतलब कौन कौन से, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे अगर कहीं तुम्हें दिख जाए, ये सारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा वो कितनी होगी, वो होगी +2। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे बताओ BCl2 में बेरिलियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो आप सीधा बोल देना इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी बेटा, वो +2 होगी। मैं तुमसे कहूं MgCl2 में मैग्नीशियम की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो आप सीधा बोल देना इसकी क्या होगी, +2 होगी। मैं तुमसे कहूं कि
कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो कहोगे सेकंड ग्रुप एलिमेंट है तो इसकी भैया +2 होगी। मतलब सेकंड ग्रुप एलिमेंट कहीं भी तुम्हें कंबाइंड स्टेट में दिख जाएंगे, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +2 होगी। क्या होगी भाई साहब, +2 होगी। अच्छा ये 13 ग्रुप वाला भी इग्नोर कर दो, इसका कोई काम है नहीं, इनकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, याद कर सकते हो पर इसको भूल जाओ। अभी जो जरूरत है मैं सिर्फ वही याद कराऊंगा, है ना, जो जरूरत है मैं सिर्फ वही याद कराऊंगा। लाइट चली गई है भैया, तो देखते हैं कितना देर तक कैमरा वगैरह चलता है। आओ आगे की बात करते हैं। अब और कुछ रूल पढ़ लेते हैं। 17th ग्रुप के बारे में तो सबको पता होगा ना। 17th ग्रुप कौन कौन से होते हैं? 17th ग्रुप में आते हैं हेलोजेंस। कौन आते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से होते हैं भाई? केमिस्ट्री के अंदर हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये जितने होते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा वो कितनी होती है? वो होती है -1। लेकिन एक जगह को छोड़ करके इसको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे -1 नहीं होता है। पर इस चैप्टर में हमको याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर कहीं आएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? -1। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि सोडियम फ्लोराइड है, इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? आप सीधा बोल दो -1। NaCl है, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कितनी होगी? आप सीधा बोल दो -1। मतलब कहीं भी 17 ग्रुप आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी भाई? -1 होगी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको याद रखना कि जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, वो कंबाइंड स्टेट में जब रहता है मेटल के साथ, किसी मेटल के साथ जब वो कंबाइंड स्टेट में, जैसे कि मान लो है सोडियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड। अब ये जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में बेटा -1 होगी। वैसे तो अगर हाइड्रोजन होगा तो उसकी +1 होती है, लेकिन अगर वो किसी मेटल के साथ कंबाइन है जैसे कि सोडियम, लिथियम, तो इस केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी? -1। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं MgH2, अब इस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? तो आप बोलोगे -1 होगी, क्योंकि मेटल के साथ कंबाइन है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक चीज और याद रखना भाई, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है और बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। क्या गलती करते हैं बच्चे? देखो जो ऑक्सीजन होता है उसकी कंबाइंड स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे नॉर्मली पूछूं कि मेरे भाई तुम मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो तुम बोलोगे क्या होगी? +2 होगी। लेकिन मैं तुमसे कहूं कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो तुम बोलोगे +2 होगा। पर बेटा ये जनरली है, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जनरली। जनरली जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। क्या हमेशा +2 होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं, जनरली, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। जनरली देखा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है? सॉरी -2 होती है। यार हे मास्टर कितनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? -2 मतलब जनरली देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है? -2 होती है। अच्छा लेकिन क्या हमेशा होती है? ये बात बिल्कुल सच नहीं है, हमेशा -2 नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि -2 होती है। कब कब -2 नहीं होगी सर? तो एक बार देख लो, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा एक तरीका बताऊंगा जिससे दुनिया के किसी भी कंपाउंड का तुम ऑक्सीडेशन नंबर बता देंगे हमारे भाई। कुछ याद बात नहीं भी है ना तो भी बता दोगे, पर एक बार अगर तुम सुन लोगे ना तो मुझे सुकून मिल जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ मैंने तुम्हें कुछ अच्छा सिखा दिया। देख मेरे भाई, ऑक्सीजन ना 3 फॉर्म में पाया जाता है कंपाउंड में। कभी कभी ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, कभी कभी पर ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, कभी कभी सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2। अगर कभी पर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो इसकी होती है -1, और कभी सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो है -1/2। पर आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, पर ऑक्साइड के फॉर्म में है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है? भाई पर ऑक्साइड में है तो कितना होगा? -1, ऑक्साइड में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर -2, सुपर ऑक्साइड होगा तो हाफ। हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं कह रहा हूं भाई सब्र रख, तेरे को इतनी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो कैसे पता करेंगे? मैं कहा भाई देख, अगर तुम्हें किसी भी कंपाउंड में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि इस कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, हमें नहीं पता सर ये पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, क्या है? तो तुम एक काम करो, जिसका भी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो कि इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? x है, क्योंकि इसको हम लोग निकालने वाले हैं। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, बताओ क्या कैल्शियम ऑक्साइड पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड न्यूट्रल है।
क्या है भाई, न्यूट्रल है। तो कैसे करते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, मैं वो बताता हूँ। एक बात बताओ मेरे भाई, कैल्शियम सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, अभी बताया +2 होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 2 होती है। प्लस हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीजन का, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया, बराबर कर दो 0 के। 0 के बराबर क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो मैं तुमसे कहूं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी -2। और बेटा अगर x की वैल्यू -2 आ गई, मतलब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये किसके फॉर्म में है, ये है ऑक्साइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, ऑक्साइड के फॉर्म में। ऐसे मान लो मैं तुमसे कहूं मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो एक काम करो, इसको x मान लो। जैसे आप इसको x मानोगे, आप कहोगे सर मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, इस पर +2 का चार्ज होता है, तो मतलब मैं +2 लिख देता हूँ, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x मानना है, इस पर पूरा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर 0 कर देता हूँ, x = हो जाएगा -2, यानी ये भी किसके फॉर्म में है, ये भी ऑक्साइड के फॉर्म में है। पर बेटा अगर मैं तुमसे कहता Na2O2, Na2O2 में तुम मुझे बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो बेटा अगर तुम्हें इसका पता करना है, तो भाई ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आप क्या मान लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो हमने कहा एक ऑक्सीजन होता तो एक x है, 2 ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोल दूंगा, 2 × x बोल दूंगा, बिल्कुल। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है, एक सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। 2 सोडियम है तो 1 × 2 यानी 2। अच्छा ये पूरा न्यूट्रल है, तो 2 बराबर 2 + 2x = 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2x = -2, 2x = इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x = -1। बेटा x की वैल्यू -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, -1। इसका मतलब है किसके फॉर्म में है, यह है परऑक्साइड के फॉर्म में। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऑक्सीजन के केस में निकालो, आप किसी भी एलिमेंट का, इस दुनिया में किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। जैसे मैं तुमसे कहूँ MgCl2, MgCl2 में तुम मुझे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मान लो हमें नहीं पता, मान लो हम भूल गए कि मैग्नीशियम का +2 होता है, तो इसको आप x मान लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा, -1 × 2। भाई 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का -1, तो 2 क्लोरीन का -1 × 2 बराबर 0। तो x - 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। x बराबर 2 मतलब +2 है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता लग गई। अच्छा अगर ऐसा होता NO3- में मैं तुमसे पूछता, तुम मुझे नाइट्रोजन का बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब याद रखना, यहाँ पे जरा सोच समझ के करना, अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको x मान लो। ऑक्सीजन है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको x मान लो। ऑक्सीजन पे होता है -2 और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 3, बराबर 0 नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। इस बार बराबर 0 नहीं करेंगे, इस बार NO3 पे -1 का चार्ज है, NO3 माइनस मतलब -1 का चार्ज है। अच्छा तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 6 = -1, तो x = क्या हो जाएगा, -1 + 6, तो x = कितना हो जाएगा भाई, 5। यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो आप किसी को भी x की तरीके से अज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज ना होता, कोई चार्ज ना होता तो बराबर 0 करते, पर यहाँ पे -1 का चार्ज है, माइनस का चार्ज है तो -1 लिख दिया, है ना। तो आपको ये चीज देखनी, इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो मेरे भाई। अब अनदर वे टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, एक और तरीका है। ये जो तरीका है ना, ये स्ट्रक्चर की हेल्प से है, और ये तरीका उन बच्चों को, देखो एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, उससे आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो कंपाउंड में। एक दूसरा तरीका है कि स्ट्रक्चर की हेल्प से कर लो। अब ये कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमारे सामने है HCl है, बिल्कुल है सर HCl में क्लोरीन जो है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बिल्कुल। तो भाई साहब आपको एक बात याद रखना है, और ये हाइड्रोजन क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये आप देख करके पहचान जाओगे, ये देख करके आप पहचान जाओगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, ये सब आते हैं तो क्या होते हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अच्छा सर कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इनका ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर मैं इसको तोड़ूं
तो क्लोरीन पे कितना आएगा, इस पे -1 का चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज आएगा। तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बहुत सही बात है सर। तो ऐसे ही आपको करना है कि जब भी कभी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को देखो, उसमें जो उसको बॉन्ड को तोड़ो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर -1 का चार्ज दे दो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको +1 का चार्ज दे दो, बस। तो यही करना होता है हमको। अब कैसे करते हैं इन सारी चीज़ों को, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे सामने कार्बन डाइऑक्साइड होता, कौन होता, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसकी इसलिए आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता वो पहले वाला तरीका सॉल्व करो, जिसको स्ट्रक्चर आता है वो इससे करो, ये दूसरा तरीका है। अब इसमें क्या करेंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर -1, इस पर +1। फिर दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस पे -1, इस पे +1। फिर ऐसा इधर भी करेंगे, इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस पे -1, इस पे +1, इसको तोड़ेंगे, इस पे -1, इस पे +1। अब आप देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। कितना आ गया, +4 आ गया। और ऑक्सीजन का कितना आ गया, -1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, ये कितना आ गया, -2। बहुत लोग कहते हैं -2 इधर, -2 इधर, मैं सॉरी -4, पर ऐसा नहीं, एक ही ऑक्सीजन का देगा, इधर आ रहा है -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, है ना। पर याद रखना 2 केसेस में पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो हमारा डोनर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये मैं बात करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। किसकी बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कई बार कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखो अगर मान लो कभी बॉन्ड बनता है तो दोनों एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक इस हाइड्रोजन ने, एक इस हाइड्रोजन ने। पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम डोनेट कर दे, कोई एक ही एटम दे दे, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जैसे कि H2SO4 में, H2SO4 में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसमें क्या होता है भाई, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। इसमें क्या है, ये देखो, ये जो एरो है ये बता रहा है कि सल्फर ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, ऑक्सीजन को दे दिया है। सल्फर ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, ऑक्सीजन को दे दिया है। और यहाँ भी सल्फर ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। कैसे दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ये एक्सेप्टर है। ये क्या है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर है, और ये जो एक्सेप्टर है ये हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू सल्फर। और यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है, हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी जो यहाँ पे जो एक्सेप्टर है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसमें जो एक्सेप्टर है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो डोनर है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को इधर दे दिया। अब जब सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, यानी यहाँ पे डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिया है, तो इस पे +2 चार्ज आएगा और इस पे कितना आ जाएगा, इस पे -2 चार्ज आएगा। ऐसा ही इसने भी दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को बनाने के लिए सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे +2 आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो इसको तोड़ो, इस पे -1, इस पे +1, ये तो नॉर्मल करेंगे, इसको तोड़ो, इस पे -1, इस पे +1। तो आप देखोगे कि पूरे सल्फर पे यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो +6 का आ रहा है। किसका आ रहा है, +6 का आ रहा है। तो आपको जब कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे, तो जो डोनर है अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर +2 दे देना, एक्सेप्टर पे -2 दे देना। अच्छा, और अगर कभी जो डोनर हो वो डोनर जो हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, डोनर क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। वही बात इसमें लिखा हुआ है ना। जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है उसी को देखें, जैसे कि NHC का मतलब क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो हमारा कार्बन है ना, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है उसने क्या किया है, नाइट्रोजन हमारा डोनर है, तो उसने क्या किया है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है, तो अब ये हमारा क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डोनर है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको क्या बोलते हैं, डोनर। क्या है ये, डोनर है। तो इसको इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा डोनर है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको इग्नोर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब नॉर्मल इग्नोर करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। ये बॉन्ड तोड़ेंगे। कार्बन नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो -1 +1। इसको भी तोड़ेंगे तो -1
+1। तो ओवरऑल तुम देखो कार्बन पे कितना चार्ज आ गया, कार्बन पे चार्ज आ गया हमारा 1 1 2 और आप यहाँ पे देख सकते हो। और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया -2 का। कितना चार्ज आ गया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है ये भाई। ये जो पेज था इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए है। वरना नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे, अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि बताओ, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्रक्चर बनाना है और बता देना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे H2SO5 का, H2SO5 ये सब कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें अगर आप X वाला मेथड लगाओगे तो आप उससे आंसर गलत पाओगे, है ना, उससे आंसर गलत पाओगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए भाई साहब आपको स्ट्रक्चर लर्न करके रखना होता है। जैसे H2SO5 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर आप कहाँ पढ़ोगे, ये स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। अब स्ट्रक्चर से कैसे करेंगे, मैंने कहा सल्फर और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस पे -1 का चार्ज दे दो और इस पे +1 का चार्ज दे दो। ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस पे -1 का चार्ज दे दो, इस पे +1 का चार्ज दे दो। एक बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे -1 +1। सेम है, एक बॉन्ड तोड़ा इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1। तो आप देखोगे यहाँ पे जो सल्फर होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। तो जब आप स्ट्रक्चर से करोगे तो गलत नहीं करोगे, लेकिन अगर आप नॉर्मली करते, फॉर्मूला से करते, तो x की जो वैल्यू आती है वो 7 आती है, वो गलत हो जाता। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप x वाला मेथड नहीं लगा सकते हो, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर आप कहाँ पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। पर मैं जितना स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इतना लर्न कर लो, इसी में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आ जाएगा। CrO5 बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो इसके केस में आपसे पूछता है कि भाई साहब क्रोमियम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो कैसे बताएंगे। तो हमने कहा बहुत सही है, CrO5 का अगर आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बहुत फेमस होता है, इसको आप लर्न कर सकते हो। क्रोमियम, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऐसे होता है ना, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ऐसे होता है। इस केस में क्रोमियम और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो इस पे -1 का चार्ज, क्रोमियम पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का चार्ज, इस पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का चार्ज, इस पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का चार्ज, इस पे +1 का चार्ज, इस पे भी -1, तो यहाँ पे +1, इस पे भी -1, यहाँ +1। तो कुल मिलाकर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे आप तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अब कोई कहेगा सर इस बॉन्ड को क्यों नहीं तोड़ा, भाई साहब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, दोनों बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे -1 +1 थोड़ी दे सकते हैं, दोनों ऑक्सीजन है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते, इस वजह से इसको हम इग्नोर कर देते हैं। CrO5 का स्ट्रक्चर भी आपको लर्न करके रखना है। ऐसे ही भाई आपके सामने K3CrO8 का स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी आपसे पूछेंगे क्रोमियम का हमें बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, तो कुछ मत करना, इसको तोड़ो -1, इसको तोड़ो -1, इस पे यहाँ पे +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, आप देखो 6 2 2 4 1 5 1 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से 5, सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया क्रोमियम का, ध्यान से देखो भाई, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, इसको सही से करते हैं, इसको ठीक से करते हैं मास्टर साहब। देखो इसको तोड़ा, इस पे -1, इस पे +1, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस पे -1, इस पे +1, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस पे -1, इस पे +1, ऐसे ही 3 चार्ज हो गया। और यहाँ पे इसको तोड़ दिया, इस पे -1, इस पे +1, इसको तोड़ दिया, इस पे -1, इस पे +1। आप देखो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता लग गए। ऐसे करते हैं, मान लो यहाँ पे H2SO8 है, इसमें मान लो आपसे कोई पूछे इस सल्फर, अब यहाँ पे देखो 2 सल्फर आ गए ना, 2 सल्फर आ गए ना। अब मान लो कोई तुमसे पूछे कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलेगा, यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। कितना निकलेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, हमने कहा बहुत सिंपल है भाई, कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे -1, इस पे +1, तो 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे हो जाएगा -2, इस पे हो जाएगा +2, 2 बॉन्ड होगा तो यहाँ पे -2 +2, ऐसे ही -1 +1, यहाँ पे -1 +1, तो सल्फर पे यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया +6। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी देखो 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 और इस पे +2, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ा -1 +1 -1 +1 -2 +2, तो ओवरऑल इस पे भी कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, +6 का आ गया।
तो इसका दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो हो जाएगा, एवरेज मतलब दोनों जोड़ लो सल्फर का, एक पे +6 दूसरे भी +6, कितने सल्फर है 2, तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब दो चीज़ें हो जाती हैं, दो सल्फर हो मान लो किसी में, तो वहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे कि Na2S4O6 है, अब इसके केस में तुम्हें सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे, तो बताओ, तो पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये दो बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पे -2 इस पे +2, इस सल्फर और सल्फर है तो इनके बीच में तो 0 चार्ज आएगा क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको तोड़ो, इस पे -1 इस पे +1, इसको तोड़ो, इस पे -2 इस पे +2, तो 2 1 3 2 5, क्या हो गया यहाँ पे, सही तो है। इस पे कितना आ रहा है +5 का, देखो -2 +2 और -2 +2, तो 2 2 4 1 5, ठीक तो है, हाँ 5 आ गया। और ऐसे इसको देखो -2 और यहाँ पे +2, यहाँ पे -1 +1 -2 +2 और यहाँ पे तो सेम, तो इसका कितना हो गया, इसका हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 1 3 2 5 5, यहाँ भी आ रहा है, तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 5। अच्छा, यहाँ पे जो सल्फर है, ये सल्फर और सल्फर, इस पे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो भाई ये सल्फर है, सल्फर के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है ना, इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में भी कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो हो जाएगा 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइड बाई 4, तो 10/4, 10/4 कितना हो जाएगा, 10/4 कितना हो जाएगा, निकाल लो, है ना। तो ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक किया है ना मैंने, बिल्कुल ठीक किया है। Na2SO4O6 का बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, इधर लिख दिया -2 +2 -2 +2, तो 2 4 1 5 यहाँ भी हो गया, 2 2 4 1 5 यहाँ भी हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर दिया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब ये C3O2 और Br3O8 का आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको आप घर पे कर लेना, है ना। तो इस तरीके से आप पूरे ऑक्सीडेशन नंबर को आप निकाल सकते हो और आपके लाइफ में आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप इन सारी चीज़ों को आप करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आज का लेक्चर जितना इंटरेस्टिंग हो सकता था उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये स्ट्रक्चर वाली चीज़ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप मैथड से कर लेना, स्ट्रक्चर को तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ही, है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।